दोस्तों, अफशा नासमझ रहती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसके घर में सारे लोग रो क्यों रहे। अफशा की अम्मी गजाला अफशा को समझाती है कि बेटा, तुम्हारे अब्बू का इंतकाल हो गया है, तुम इनके पास बैठो और अपने अब्बू को कलमा पढ़ करके बख्शो। लेकिन अफशा जो इतनी नादान रहती है, मासूम रहती है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वो तो खेल कूद रही होती है। अब इधर जो गजाला रहती है, इस उम्र में जब उनके पति का इंतकाल हो जाता है, देहांत हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उनकी सिर्फ एक ही बेटी रहती है जिसका नाम अफशा रहता है। अब ऐसे में कोई भी माँ होगी जो बुढ़ापे से पहले ही उसके शौहर का इंतकाल हो जाएगा तो परेशान होना लाजमी है। जो रिश्तेदार रहते हैं वो अफशा की अम्मी गजाला को बहुत समझाते हैं कि देखो, मौत, हयात, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में होती है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे शौहर मोहम्मद खालिद, वो इतने ही दिन के लिए इस दुनिया में आए, लेकिन जब किसी का कोई अपना उसे अचानक यूं छोड़कर चला जाता है तो लाख समझाने पर भी, यानी कि जख्मों पर मरहम लगाने के बावजूद, दिलासा देने के बावजूद मन शांत नहीं होता है। वो अशांत रहता है, विचलित रहता है। गजाला बहुत परेशान रहती हैं। जब उनके शौहर को दफनाने के लिए ले जाया जाता है तो गजाला सड़कों पर निकल आती हैं। घर की जो महिलाएं होती हैं वो किसी तरीके से गजाला को पकड़ करके लेके आती हैं। गजाला के जो शौहर रहते हैं मोहम्मद अल्ताफ, वो दुबई में रह करके काम काज कर रहे होते हैं। मोहम्मद आफ्ताब जो कि अरबी के घर पर ही रह करके काम काज कर रहे थे, वहां से फोन आता है कि आपके शौहर का इंतकाल हो गया। परिवार इल्जाम लगाता है कि हो ना हो अरबी के घर वालों ने ही कुछ किया होगा मेरे शौहर के साथ, लेकिन चूंकि अब ये हिंदुस्तान और वो दूसरा देश, दूसरा मुल्क, यहाँ से कई कोसों मील दूर। अब ऐसे में गजाला की कोई सुनवाई नहीं होती, ना तो मोहम्मद अल्ताफ के परिवार वालों की कोई सुनवाई होती। अब ऐसे में परिवार जो होता है वो खामोश हो जाता है और सिवाय सब्र के उनके पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं होता है। अब जो मोहम्मद अल्ताफ रहते हैं उन्हें दफनाया जा चुका था, लेकिन जो उनकी बीवी रहती है जिसकी उम्र 33 वर्ष रहती है, नाम गजाला, वो बहुत रो रही होती है, परेशान हो रही होती है कि उसकी अब बेटी का क्या होगा। माना कि बेटी अभी छोटी है, लेकिन कल को वो बड़ी होती तो उसकी शादी कैसे होगी, और इस भरी जवानी में उसके शौहर उसे छोड़ करके चले गए, अब उसका क्या होगा। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। घर की औरतें समझाती हैं कि देखो, सब्र करो, आगे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, और होता भी वैसे ही है। अब जो गजाला रहती हैं उनकी दूसरी शादी करवा दी जाती है। गजाला जो दुल्हन बनती है, बारात दरवाजे पर आती है और बेहद ही सादे तरीके से निकाह सरा पढ़ा दिया जाता है। 8-10 आदमी को जुटा करके गजाला का निकाह जो होता है वो अब की मोहम्मद आसिफ नाम के 65 साल के एक बुजुर्ग से होता है, जहां गजाला की उम्र 33 वर्ष रहती है। लेकिन कहते हैं कि पैसा अच्छे अच्छों को झुका देता है। अब ये जो 65 वर्षीय मोहम्मद आसिफ रहते हैं वो गांव के प्रधान रहते हैं। इसीलिए जो गजाला के भाई होते हैं वो ये फैसला लेते हैं कि गजाला की शादी गांव के प्रधान मोहम्मद आसिफ से करवा दी जाए। ऐसे में गजाला का भी जीवन संवर जाएगा और उसकी बेटी का भी। गजाला ब्याह करके जाती है, उसे प्रधान के कमरे में बैठा दिया जाता है। गजाला काफी ज्यादा विचलित हो रही होती कि पता नहीं कैसे और क्या होगा। एक बूढ़ा व्यक्ति जो मुझसे उम्र में काफी ज्यादा बड़ा है, वो व्यक्ति यानी कि जो दूल्हा रहता है गजाला का, मोहम्मद आसिफ गांव का प्रधान, उम्र 65 वर्ष, वो कमरे में आता है। गजाला घबरा जाती है। इसके बाद गजाला के साथ वही सारी चीजें होती हैं। गजाला बहुत ज्यादा थक जाती है, लेकिन जो प्रधान रहता है वो उम्र की इस पड़ाव में भी थमने का, रुकने का नाम नहीं लेता है। लगातार सुबह के 7-7:30 बजे तक गजाला के साथ ये सारी चीजें होती रहती हैं। यहाँ पर मुझे आपको विस्तार से समझाने या बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतने समझदार हैं कि समझ सकते हैं। सुबह होती है, इधर जो गजाला की बेटी रहती है वो अपनी माँ को पुकार रही होती है, लेकिन माँ इतनी थक चुकी होती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि वो अपनी बेटी को कैसे संभाले, अपनी बेटी को कैसे उसकी देख रेख करे। किसी तरीके से वो उठती है, फ्रेश होती है, नहाती है, धोती है और अब अपनी बेटी के पास आती है, अपनी बेटी को पुचकारती है, दुलारती है। धीरे धीरे समय बीतता है। गजाला की जिंदगी में अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा था, लेकिन सिवाय कमरे के अंदर के 4 दीवारी के, क्योंकि गजाला जैसे ही कमरे में जाती, दरवाजा बंद होता
फिर उसके साथ वो सारी हदें पार कर दी जाती जो कि हम यहाँ आपको बता भी नहीं सकते। धीरे धीरे समय के साथ जो गजाला की बेटी रहती है, जिसका नाम यास्मीन रहता है, यास्मीन अब बड़ी हो जाती है। वो 12वीं में पढ़ने लगती है। लेकिन जो यास्मीन के सौतेले अब्बा रहते हैं, यानी कि जो उसके पिता रहते हैं, सगे अब्बू के इंतकाल होने के बाद जब उसकी अम्मी ने दूसरे आदमी से शादी कर ली तो वो अपनी अम्मी के साथ ही अपने सौतेले पिता के घर पर रहने चली आई। यहाँ तक तो सब कुछ बिल्कुल अच्छा चल रहा होता है। गजाला और यास्मीन की जिंदगी अपने सौतेले अब्बू के साथ बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसके सौतेले अब्बू कभी भी उसे कमी नहीं महसूस होने दिए कि वो उनकी सौतेली बेटी है। गजाला की बेटी यास्मीन की शादी भी तय हो जाती, क्योंकि अब वो इतनी बड़ी हो चुकी थी इन 10 से 15 सालों में। बहुत खुश रहती है गजाला और यास्मीन। उनके घर में कुछ ही दिनों बाद शहनाई बजने वाली थी। लेकिन कहते हैं कि किस्मत का लिखा किसी को पता नहीं होता है कि आगे क्या आपके साथ और आपकी किस्मत में होने वाला है। बारात दरवाजे पर आती है। सभी रस्में बहुत अच्छे से चल रही होती है। कुछ ही घंटे बाद यास्मीन विदा होकर के अपने ससुराल पहुंचने वाली थी। लेकिन तभी अचानक जो उसके सौतेले अब्बू रहते हैं, गांव के प्रधान, उनका देहांत हो जाता है, निधन हो जाता है। पहला पति भी गजाला का, जिसकी मौत हो गई थी अचानक, दूसरा पति भी जिसकी अचानक ही मौत हो गई। अब ऐसे में जो ससुराल वाले रहते हैं वो गजाला पर ही तमाम तरह के आरोप लगा रहे होते हैं कि तुम्हारे ये पैर शगुन नहीं है, अब शगुन है, तुम तो 2 पतियों को खा चुकी हो। अब ऐसे में जब ये बात बारातियों तक फैलती है तो जो बाराती होते हैं वो भी रिश्ता तोड़ देते हैं। गजाला और उसकी बेटी यास्मीन पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि करें तो क्या करें। तभी अचानक जो प्रधान रहता है, उसके बड़े भाई रहते हैं, वो कहते हैं कि अब तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर बांधो और इस घर से निकल जाओ, क्योंकि जो यास्मीन के सौतेले अब्बू रहते हैं वो पूरी प्रॉपर्टी यास्मीन के नाम कर दिए होते हैं। जो यास्मीन के बड़े अब्बू रहते हैं वो इन दोनों को घर से निकाल देना चाहते हैं, ताकि जितनी भी प्रॉपर्टी है, जायदाद है, वो सारी की सारी उनके बेटों के नाम हो। गजाला और यास्मीन जो पहले से ही टूट चुकी होती हैं, क्योंकि जो रिश्ते वाले होते हैं वो भी यास्मीन से शादी करने से साफ इनकार कर देते हैं और बारात लेकर के वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि वो ऐसी किसी भी माँ की बेटी को अपने घर की दुल्हन नहीं बनाना चाहते हैं जो पहले ही 2 पतियों को खा चुकी है। अगर ऐसे में हमारे बेटे को भी कुछ हो गया तो हमारा बेटा इकलौता है, हम क्या करेंगे। इसलिए वो लोग बारात वापस लेकर के चले जाते हैं। वो गजाला और उसकी बेटी यास्मीन को घर से खदेड़ करके निकाल देते। वो लोग दरवाजे पर बैठ करके रो रही होती हैं, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। तभी जो नन्हे खान का सबसे छोटा बेटा होता है, उसका नाम जावेद होता है, वो आता है और अपने अब्बू से कहता है, आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं चाचू की पत्नी और उनकी बेटी के साथ, ये बहुत गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे नन्हे खान ये सुनते हैं तो वो अपने बेटे को भी बुरा भला कहते हैं और कहते हैं कि अगर तुम इन दोनों का साथ दोगे तो फिर हम तुम्हें भी घर में नहीं आने देंगे। इसके बाद जो जावेद रहता है, नन्हे खान का छोटा भाई, वो यास्मीन से कहता है कि यास्मीन, अगर तुम बुरा ना मानो तो हम तुम्हारा हाथ थामने को तैयार। इसके बाद जावेद एक मौलाना साहब को बुलाता है और बहुत ही सादगी में गजाला की बेटी यास्मीन से शादी कर लेता है और वो उन दोनों को लेकर के, यानी माँ और बेटी को लेकर के बॉम्बे चला जाता है और वहाँ पर एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट ले लेता है। अपनी सास और अपनी पत्नी के साथ, यानी कि बीवी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पारिवारिक कहानी बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है? क्या जावेद ने जो किया वो सही किया? क्या हर लड़के को जावेद जैसा ही होना चाहिए, महिलाओं का हाथ थामने वाला होना चाहिए, ना कि महिलाओं को आंसू देने वाला? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और पारिवारिक कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।